नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। परिवर्तन समाज में हो रहा हो या राजनीति में हो रहा हो, उसकी गति बहुत धीमी होती है। तेजी से अचानक परिवर्तन तभी होता है जब कोई सशक्त क्रांति हो। उसके अलावा जो स्वाभाविक रूप से बदलाव होता है उसमें समय लगता है। कई बार जब वो शुरू होता है तो लगता है ये तात्कालिक है, लेकिन वो तात्कालिक ही रहेगा या दीर्घकालिक बनेगा, इसका फैसला या इसके बारे में निर्णय लेने का समय कुछ समय बाद आता है। जब हम देखते हैं कि वो मुद्दा या वो जो बदलाव की हवा दिख रही थी वो बंद हो गई चलना, या वो ख़त्म हो गई, या अभी भी चल रही है, तब पता चलता है कि ये नहीं, बदलाव जो है तात्कालिक सिर्फ नहीं था, इसका असर दूरगामी होगा, दीर्घकालिक होगा। देश इस समय मैं कह रहा हूँ बदल रहा है। देश की राजनीति बदल रही है। बहुत ध्यान से देखिए, आपको भी ये दिखाई देगा। इस ऑपरेशन सिंदूर ने क्या क्या बदला है और किस किस तरह के बदलाव का संकेत दिया है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत इस समय एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। भारत की राजनीति, भारत का समाज और राष्ट्र के रूप में हमारा जो वैभव है, उस सब के बारे में बात करें, यानी प्रस्थान बिंदु पर खड़े हैं। अब हम यहाँ से आगे का रास्ता कौन सा अपनाएंगे, ये तय करने का समय है। तो मैं शुरू करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उसकी ब्रीफिंग के लिए भारत सरकार ने और हमारी सेना ने तय किया, ये जिम्मेदारी दी 2 महिला अधिकारियों को। कर्नल सोफिया कुरैशी जो आर्मी से थी, जाहिर है कर्नल है तो आर्मी से थी, और उसके अलावा एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये जो है ऑप्टिक्स के लिए था, कुछ लोगों को लगता है कि ये चुनावी शोषा था, केवल दिखाने भर के लिए था, लेकिन ये बदलते भारत की तस्वीर है। इसको इतनी आसानी से डिसमिस मत कीजिए। ये अगर नहीं करती सरकार तो भी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाता, उंगली नहीं उठाता। सरकार के लिए ये करना कोई मजबूरी नहीं थी, ये सरकार का चुनाव था कि उसने ये फैसला किया। तो पहली बात तो जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं किस तरह से हमारे समाज में और समाज हर अंग में, हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले हम सेना की बात करते थे कुछ साल पहले तक, या चाहे वो थल सेना की बात करें, वायुसेना की, या फिर नौसेना की, तो उसमें महिलाएं कहीं नहीं दिखती थी। पूरी दुनिया ने इन 2 महिला अधिकारियों को देखा, इनका कॉन्फिडेंस देखा, इनका अपनी सेना में विश्वास देखा, इनका अपने देश में विश्वास देखा, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तो इसको केवल ऑप्टिक्स मानकर डिसमिस मत कर दीजिए कि जो है ये सरकार ने दिखाने के लिए कर दिया और फलाना चुनाव आने वाला था इसलिए कर लिया, ढका। हमारे देश में तो हर साल चुनाव होता है, तो इस हिसाब से तो सरकार जो कुछ करती है सिर्फ चुनाव के लिए करती है। एक समस्या ये भी आ गई है समाज में कि चाहे बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, राजनेता हों, समाज के दूसरे लोग हों, हर चीज़ को चुनाव की बाइनरी में देखने की कोशिश करते हैं, कि उसके संदर्भ में नहीं जाते, उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाते, उसके अर्थ को नहीं समझते। हर चीज़ हमको लगता है जो कुछ हो रहा है वो चुनाव के लिए ही हो रहा है। अगर सब कुछ चुनाव के लिए हो तो देश नहीं चल सकता है। देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब सब कुछ चुनाव के लिए नहीं होता है। लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि चुनाव का कोई ध्यान नहीं रखता, खासतौर से सत्तारूढ़ दल की बात करें या मुख्य विपक्ष की भी बात करें, जो भी राजनीति में है चुनाव उसके दिमाग में तो रहता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सबसे ऊपर रहता है या फिर प्राथमिकता में ऊपर की जगह पर रहता है। अगर एकमात्र उद्देश्य है चुनाव आपका, तो आपको लंबे समय तक सफलता नहीं मिल सकती है। तात्कालिक सफलता तो मिल सकती है। तो एक परिवर्तन तो ये देखिए। दूसरा परिवर्तन जो मेरी नज़र में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो भारत की राजनीति में आया है। हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से,
इससे पहले, और एक युद्ध चीन से लड़ चुके हैं। और इन 5 युद्धों को याद कीजिए तो सरकार के साथ खड़े होने वाले, ये 1999 में परंपरा तोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, जब वो सरकार के विरोध में खड़ी हो गई। उससे पहले विपक्ष हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है, युद्ध की स्थिति में और विदेश नीति के बड़े मामलों में। सरकार के विरोध में, सरकार से आपसी बातचीत में जो भी होता हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से विश्व मंच पर या सार्वजनिक जगहों पर सरकार के विरोध में कोई भी बात विपक्षी दल के नेता नहीं करते थे, और विदेश जाकर तो कतई नहीं करते थे। वहाँ वो अपने को अपने देश का प्रतिनिधि मानते थे, किसी राजनीतिक दल का नहीं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी पार्टी सत्ता में है या नहीं है। अब ये जो बदलाव आया है, आप देखिए 22 तारीख को पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद निकलकर सब लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कहेगी हम उसका साथ देंगे। ये परिवर्तन नहीं था, ये एक तरह का धोखा था, केवल समय लेने के लिए, सही समय का इंतज़ार करने के लिए। जो लोग कह रहे थे उनमें से ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मन में था कि हमला तो सरकार पर करना ही है, लेकिन अभी हमला करने से हमको राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, इसलिए दिखावा किया कि हम सरकार के साथ हैं। और उसकी कलई कुछ ही दिन में खुल गई। जिस तरह से सवाल उठाए जाने लगे, जिस तरह से जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा था, जो बातें पाकिस्तान कर रहा था, वो हमारे देश के नेता करने लगे, तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन मैं परिवर्तन की बात कर रहा था कि जो राजनीति में बदलाव हो रहा है। 5 युद्ध हम लड़ चुके, आप बताइए कोई एक युद्ध, कोई एक ऐसी कार्रवाई जो भारत ने अपने दुश्मन देश के खिलाफ की हो, उसके बाद इस तरह का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया हो। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी क्राइसिस के समय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 30-32 देशों में गया, और किस लिए गया? अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं, भारत का पक्ष रखने के लिए। और जो लोग गए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस मामले पर हमारी पार्टी का रुख क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका स्टैंड क्या है। कितनी चीज़ें इसमें पहली बार हुई हैं उनकी गिनती कराता हूँ आपको, 5 या 6 मैंने अभी जो तुरंत दिमाग में आया, सोचा, और जो सामने आया उसकी बात करता हूँ। पहली बार हुआ कि किसी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में सरकार अपना प्रतिनिधि जिन्हें बनाकर भेज रही हो, उसमें इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम सांसदों को शामिल किया गया हो। और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का जो 50-55 साल का राज है उसको भी शामिल करता हूँ। किसी भी क्राइसिस के समय इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम सांसदों को कभी नहीं भेजा गया, भले ही कांग्रेस पार्टी को ट्रेडिशनल रूप से मुसलमानों का वोट मिलता रहा हो और भाजपा को अब भी नहीं मिलता हो। लेकिन जब डेलीगेशन के सदस्यों का नाम तय करने का समय आया तो मोदी ने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि कौन वोट देता है कौन नहीं देता है। तो मुस्लिम सांसदों को सरकार का पक्ष, और एक ऐसी सरकार जिसे हिंदुत्ववादी माना जाता है, इसलिए मैं इसका महत्व और बढ़ जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उस सरकार का पक्ष रखने के लिए मुस्लिम सांसद और नेता, वरिष्ठ नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पार्टियों में अपने बड़े पद पर रह चुके हैं और बहुत से हैं भी, उन सब लोगों ने, और ऐसी पार्टियों के नेता जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनकी आलोचना, उनकी निंदा करने का कोई अवसर वो जाने नहीं देते, ऐसे लोग इस डेलीगेशन में गए और वहाँ जाकर उन्होंने भारत का पक्ष रखा। ये पहली बार हो रहा है कि देश के विपक्षी दलों के नेता विदेश में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ। उदाहरण दिया जाता है 1971 का, जब इंदिरा गांधी ने जेपी को और कुछ लोगों को भेजा। ये जिन लोगों को भेजा था वो सरकार के विरोधी नहीं थे, सक्रिय राजनीति में नहीं थे,
जो लोग गए हैं वो सब के सब सक्रिय राजनीति में हैं, चुनावी राजनीति में हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर जीतते या हारते हैं, और प्रधानमंत्री के समर्थक तो कतई नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, और इसमें सभी दल शामिल हैं। अलग अलग दलों के नेताओं ने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी पार्टी इस बारे में क्या बोल रही है। अपनी पार्टी की राय के खिलाफ जो भारत के हित में है वो बात जाकर विदेश में कही। पहली बार सरकार ने घोर भाजपा विरोधियों, संघ परिवार के विरोधियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विरोधियों का साथ मांगा और उन्होंने साथ दिया। तो पहली बार सामूहिक रूप से, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स का उदाहरण आपको मिल जाएगा, सामूहिक रूप से दलगत हित पर राष्ट्रहित को वरीयता दी गई। इंडी गठबंधन 2023 में बना था, भाजपा के विरोध में बना था। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए उस इंडी गठबंधन के सभी दलों के नेता इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। ये कब हुआ कि केवल बयान के स्तर पर नहीं है। क्राइसिस आने पर विपक्ष, उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी उसका समर्थन करेंगे। इस बार भी हुआ, लेकिन मैंने जैसा शुरू में बताया कि तुरंत ही 2-3 दिन में जो है अलग अलग स्वर सुनाई देने लगे, सवाल उठने लगे, और सवाल केवल सरकार पर नहीं, देश पर उठने लगे, देश की सेनाओं पर उठने लगे। लेकिन प्रतिनिधि मंडल का कोई सदस्य टस से मस नहीं हुआ। उसने विदेश में जाकर ऐसा कोई इशारा भी नहीं किया कि वो अपनी सरकार की बात से या उसके स्टैंड से सहमत नहीं है, या उनका मानना है कि सरकार को ये करना चाहिए था और उसने नहीं किया। तो इंडी गठबंधन के नेता, अब इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के भी नेता शामिल हैं, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इसमें डीएमके के भी लोग शामिल हैं। डीएमके जहां 26 में चुनाव होने वाला है, जो केंद्र सरकार और भाजपा की धुर विरोधी मानी जाती है। इसमें टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, इसमें समाजवादी पार्टी, इसमें आरजेडी, और आप नाम लेते जाइए इंडी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं सबके नेता गए और सब एक स्वर में बोले। जो बात सरकार के अधिकारी, मंत्री या सरकारी पार्टी के यानी भाजपा के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सांसद बोल रहे थे, वही स्वर पूरे विपक्षी दलों के नेताओं का था जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। ये दृश्य इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये मैं मानता हूं कमाल है नरेंद्र मोदी की राजनीति का। ये है समन्वय की राजनीति, सामंजस्य की राजनीति। और ये पहला मौका नहीं है कि परस्पर विरोधी विचारों के बावजूद, मतभेद के बावजूद आम राय बना लेना। इसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि जीएसटी के कानून से हुई। जीएसटी पर सभी दल सहमत नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी से तो ज़्यादातर दल सहमत नहीं थे। फिर भी लगभग सर्वसम्मति से जीएसटी का कानून बना संसद से। और इस तरह के आपको तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। अनुच्छेद 370, भाजपा का बहुमत नहीं था राज्यसभा में, इसके बावजूद पास हुआ प्रस्ताव। तो पूरे विपक्ष को राष्ट्रहित के इस मुद्दे पर साथ ले लेना, बयान देने की, फिर कह रहा हूं बयान देने तक की बात नहीं है, कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप में विदेश जाने के लिए मंजूरी देना और प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर देश की बात, सरकार की बात रखना, ये इससे पहले 77 साल में कभी नहीं हुआ। न चीन युद्ध के बाद हुआ, न 65 के और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ, और न ही 1999 के कारगिल युद्ध के बाद हुआ। पहली बार ऐसा दृश्य भारत की राजनीति ने देखा है। और इसमें दो नेताओं की बात करना तो बहुत ज़रूरी है। शशि थरूर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक छवि है, उनकी एक आवाज़ है। और घरेलू राजनीति की दृष्टि से देखें, असदुद्दीन ओवैसी
जो कोई मौका ही नहीं छोड़ते ये आरोप लगाने का कि भाजपा, मोदी, संघ परिवार इस्लामोफोबिक राजनीति करता है। वो सरकार के पक्ष में बोल रहे थे दुनिया में जहां जहां जिस देश में गए। ये फैसला आसान नहीं होता। भाजपा और सरकार जो है ऐसा करना चाहती थी, उसकी मंशा थी, उसकी इच्छा थी, ये एक बात है, लेकिन ये लोग तैयार हुए, ये दूसरी बात है। अब सवाल आगे का ये है कि क्या ये स्थायी रहेगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो दो धाराएं अभी समानांतर चल रही हैं। एक तरफ ये प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं जिनको सरकार का पक्ष रखने में कोई संकोच नहीं हुआ, जिनको सरकार का पक्ष रखने के लिए अपनी पार्टी के विरोध में जाने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पार्टी में जो लोग रह गए वो जिस तरह से सरकार के खिलाफ हैं, उनमें से कई तो नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान के भी खिलाफ इतना नहीं है जितना मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ है। तो इसलिए ये परिवर्तन, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो तात्कालिक दिखता है, लेकिन उम्मीद की एक किरण ये नज़र आती है कि जब राष्ट्रहित का मामला हो तो ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो दलगत हित से ऊपर उठने के लिए तैयार हों। इनमें से कई लोगों, और ख़ास तौर से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता गए उनको इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, फिर भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तो ये होता है कि आप सच्चे मन से जो आप बोल रहे हैं उसमें विश्वास करते हैं कि जब कोई राजनेता अपने राजनीतिक हित को अलग रख के देश हित को तरजीह देता है, उसको वरीयता देता है, तो आप समझिए कि वो देश हित में किसी भी दूरी तक जाने को तैयार है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हो जाएंगे या एनडीए के साथ हो जाएंगे, जो एनडीए से बाहर हैं दल, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन एक संवाद का चैनल खुला है कि हम अगर इस बात पर साथ हो सकते हैं तो देश हित के और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर साथ हो सकते हैं। तो मुझे एक बात जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ गई। नरसिम्हा राव जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर चर्चा हो रही थी, तो वाजपेयी जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है आपने इंतज़ाम कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन संसद में संख्या से सरकार चल सकती है, देश संख्या से नहीं चलता। बड़े बड़े बहुमत वाले भी देश नहीं चला पाते। उन्होंने नाम नहीं लिया, उनका इशारा शायद राजीव गांधी की ओर था। 1984 में 414 लोकसभा सीटें, फिर भी सरकार चला नहीं पाए अबाध गति से। 86 आते आते जो है सरकार का रसूख चला गया, और इस समय मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, सिर्फ 244 सीटें हैं, 272 चाहिए बहुमत के लिए। तो वो न केवल सरकार चला रहे हैं बल्कि देश भी चला रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये देश चलाने का परिवर्तन है कि देश चलाने की इच्छा शक्ति और सामर्थ्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। वो उन्होंने दिखा दिया कि अपने विरोधी को भी, अपने कटु से कटु आलोचक को भी कैसे साथ लिया जा सकता है देश चलाने के लिए। इससे फिर कह रहा हूं, तत्काल कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं आने वाला, लेकिन भविष्य के राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है। ये एक रास्ता खुल गया है कि ये संभव है, असंभव नहीं है ये। और जो लोग इस प्रतिनिधि मंडल में गए उनको भी समझ में आया कि अपने देश का पक्ष रख के उनको किस तरह के गर्व की अनुभूति हुई। अब वो तुलना करेंगे ज़रूर अपने मन में, भले ही बोले ना बोले, कि हम सरकार की जब आलोचना करते हैं देश के अंदर और विदेश में जाकर उसी सरकार की प्रशंसा करते हैं, उसके स्टैंड के साथ खड़े होते हैं, तो हमें महसूस कैसा होता है, अंदर से कैसा लगता है। जो इसको महसूस करेंगे वही इस बदलाव के वाहक बनेंगे। इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।